नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हाजिर है खेत खलिहान के एक नए एपिसोड के साथ और नई जानकारियों के साथ। हमारी कोशिश होती है कि कृषि संबंधी तमाम जानकारी हम किसानों तक पहुंचाएं ताकि उसका उचित लाभ वो ले सके। आज के खेत खलिहान में क्या है विशेष, सबसे पहले आपको ये बता दें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अनार की, क्योंकि अनार में कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। किसानों को किन किन बीमारियों को लेकर सजग रहने की जरूरत है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे रबी फसलों के उत्पादन में मृदा परीक्षण के लाभ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलिहान की। खेत खलिहान में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही लोकप्रिय फल अनार के बारे में। जी हाँ, अनार एक काफ़ी लोकप्रिय फल है, लेकिन अगर इसमें बीमारी लग जाए तो हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज हम विस्तृत जानकारी देंगे अनार में लगने वाली बीमारियों के बारे में और कैसे आप इन्हें पहचानें, कैसे करें इनका इलाज, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं अनार के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। ये अनार एक समय था जब इसमें माना जाता था कि इसमें कोई बीमारी नहीं आती, सिर्फ एक फ्रूट बोरर का प्रॉब्लम आता था। पर जैसे जैसे इसकी लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स का समझ आने लगा, इसके साथ ये भी हुआ कि लोगों का इनकम बहुत बढ़ने लगा। उसके साथ साथ क्या हुआ कि एरिया प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि बीमारियां इसमें आने लगी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिस बीमारी ने किया, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट, ये एक वो बीमारी है जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ये संस्थान खोला गया था। उस समय ये इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा था कि अपने जो किसान लोग थे वो सोच रहे थे कि अनार खेती बंद कर देंगे। फिर ये संस्थान की स्थापना हुई और सबसे पहला जो हमारा काम हुआ था, ये बैक्टीरियल ब्लाइट पे ही काम हुआ। ये क्या करता है, ये पत्तों पे भी आता है, फलों पे भी आता है और इसके जो स्टेम्स होते हैं उसके ऊपर भी ये कैंकर करता है। तो होता क्या था कि फल हार्वेस्टिंग को आने वाले हैं और उसके ऊपर काले काले दाग पड़ते थे और पूरा का पूरा फल जो था फट जाता था, जिसकी वजह से पूरा खर्चा करने के बाद किसान को उसके ऊपर कुछ मिलता नहीं था और किसान इससे दुखी होता था। हम लोग आए, हमने इस पर संशोधन किया, हमने एक शेड्यूल बनाया जिसकी वजह से हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा था, किसान एक हफ्ते में 7 दिन में 10 स्प्रे कर रहा था। सबसे पहला काम हमने यही किया कि आपको स्प्रे जो है एक हफ्ते में एक ही बार करना है। उसके बाद जो लोग ध्यान नहीं देते कि अनार की कोई भी बीमारी हो, जैसे हमारे इंसानों में होता है कि किसी चीज़ की कमी हो तो बीमारियां ज़्यादा आती हैं, उसी तरह से इसमें भी था। तो हम लोग ने देखा कि किन किन वजहों से, किस किस न्यूट्रिशन की कमी से ये बैक्टीरियल ब्लाइट ज़्यादा आता है। तो हमने उस पर काम किया और न्यूट्रिशन क्या क्या देना है, कब देना है, पूरा शेड्यूल बनाया, जिसको हमने बोला इंटीग्रेटेड डिजीज़ एंड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया। उसमें रेजिस्टेंस बिल्डअप करने के लिए कि पौधे में रोग को ना आए, उसके लिए उसकी शक्ति बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, वो किया। और ज़रूरत पड़ने पे हमने केमिकल स्प्रेज, जिसमें कि स्टेप्टोसाइक्लिन है, 2-ब्रोमो-2-नाइट्रोप्रोपेन डायोल है और एक कॉपर है। ये 3 केमिकल्स को जब जब ज़रूरत पड़े किस तरीके से करना है उसका शेड्यूल बनाया गया और हमने उसको एक फार्मर के, किसान के ऑर्चर्ड में, जिसमें वो 3-4 साल से कुछ भी पैदावार नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। और जब डिमॉन्स्ट्रेशन दिया तो उनका 800 पौधे में लगभग 16 टन हमने अनार निकाला, जिसमें कि बीमारी नहीं थी। 80% तक बीमारी कंट्रोल में हो गई, 20% तक बीमारी थी। हमें फिर गवर्नमेंट फंडिंग मिला और उस फंडिंग से हमने 35 हेक्टेयर एरिया में डिमॉन्स्ट्रेशन दे के ये बताया कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट को, अगर आप पूरी तरीके से जो हम बता रहे हैं शेड्यूल उसको आप फॉलो करें। वो शेड्यूल हमारे वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है और उस शेड्यूल को हमने 3 साल तक डिमॉन्स्ट्रेशन 35 हेक्टेयर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दिया। पूरी तरीके से फार्मर्स को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम तेलिया से लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि हम अगर शुरू से अच्छा न्यूट्रिशन डालें, उसमें अच्छे बायो फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करें, स्प्रेज जो हैं वो कम करें, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी कंट्रोल में आ गई धीरे धीरे। दूसरी बीमारी है जो विल्ट, जो आज किसान कहता है हमें बैक्टीरियल ब्लाइट से तो हम लड़ लेंगे, विल्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो विल्ट, जो मुरझान रोग भी हिंदी में बोलते हैं उसको,
बीमारी निमेटोड भी होता है इसमें, जो कि रूट नॉट निमेटोड बोला जाता है, गांठें बनती हैं रूट्स के ऊपर, जड़ों के ऊपर। फिर आपका ये जो है सीरेटोसिस्टिस फिमरियाटा फंगस कवक है, जो कि अंदर ही अंदर वस्कुलर बंडल्स में, जहाँ से आप पानी और न्यूट्रिशन जाता है, उसमें ये जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशन पौधा नहीं ले पाता, पानी नहीं ले पाता, और ये पौधा धीरे धीरे पीला पड़ के सूख जाता है। तो ये निमेटोड और सीरेटोसिस्टिस फिमरियाटा कवक, ये और इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मैक्रोफोमिना है, राइजोकोटोनिया है, 3-4 और भी कवक हैं जो इस पे अटैक करते हैं, पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो करता है सीरेटोसिस्टिस फिमरियाटा, कभी कभी फ्यूजेरियम और निमेटोड। तो इसके कंट्रोल के लिए हम लोग बोलते हैं, एक तो शुरू से ही आप अच्छे जैविक इस्तेमाल करिए, जिसमें कि 2 जैविक बहुत अच्छे हमको मिले हैं। वो ऑलरेडी ये जो हैं अपना कैडिला फार्मास्यूटिकल्स गुजरात, वहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है नई दिल्ली में, उसका प्रोडक्ट है काली सेना सॉइल एप्लीकेशन। तो काली सेना के नाम से वो मिलता है वहाँ पे, और एक दूसरा है माइकोरिजा जो जोश के नाम से मिलता है। तो ये दोनों का आप अगर शुरू से इस्तेमाल करते हैं, जब पौधा लगाते हैं, तो ये बीमारी आती नहीं। पर अगर फिर भी आपके उसमें ये बीमारी आई है, क्योंकि बैक्टीरियल ब्लाइट और ये जो विल्ट है, मुरझान रोग है, ये दोनों बीमारियां प्लांटिंग मटेरियल रोप के साथ आती हैं। तो इन दोनों के लिए आप अगर कुछ आ भी गया आपके खेतों में, तो बाद में आप टिल्ट या प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करिए। 30 दिन के बाद उसके 20 दिन के बाद एक और ड्रेंचिंग कर सकते हैं आप उसमें, और फिर नहीं तो जो काली सेना और जोश को डाल सकते हैं। तो अगर आप शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं काली सेना जोश, तो आपको ज़्यादातर तो बीमारी आने के कम ही संभावना होती है। आ गई है तो 2 ml प्रति लीटर 10 लीटर सॉल्यूशन आपको डालना है। निमेटोड है, अगर निमेटोड मतलब रूट नॉट निमेटोड जो ज़्यादा इसमें पाया जाता है, उसके लिए भी जो अच्छे बायोफॉर्मुलेशंस हैं, जिसमें पैसिलोमाइसिस है, ट्राइकोडर्मा है, ये चीज़ों का इस्तेमाल आप शुरू से कर सकते हैं। वैसे जो हमने आपको बताया है, काली सेना प्रति एकड़ 5 किलो, और जोश जिसमें कि माइकोरिजा है, वो आपको या तो 5 किलो जोश सुपर और जोश अल्ट्रा मिलता है, तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये निमेटोड भी कंट्रोल करता है और कवक भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो आपको अगर नहीं बाद में भी ज़रूरत पड़े, तो आजकल कुछ नए केमिकल आ रहे हैं, पर जो पहले लोग करते थे, कार्बोफ्यूरॉन है, फोरेट है, इनको इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो ये 2 मेन है। उसके बाद अभी फल जो है, फलों के ऊपर बहुत सारे रोग आ रहे हैं। मतलब वो कई बारी आप देखते हैं कि फल फट गया, वो तो बैक्टीरियल बाइट है, जहाँ पे काले दाग के बिना फटे भी कुछ काले दाग पड़ते हैं, वो कवक रोग हैं, जैसे कि सर्कोस्पोरा आता है, स्कैब आता है। उसके अलावा उसमें कभी कभी फल सड़ जाता है, कोलेडोट्राइकम का प्रॉब्लम है, तो कोलेडोट्राइकम की वजह से फल अंदर से ही सड़ जाता है। फाइटोप्थेरा भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फल पे अगर आ गया, वो पेड़ों पे भी आता है, तो 2 या 3 दिन में पूरे फल खराब कर देता है। तो इनका इलाज हम क्या बोलते हैं, एक और बहुत नया रोग आया है, हार्ट रॉट जो बोलते हैं, जिसमें कि बाहर से तो रोग दिखता नहीं, पर जब आप फल को खोलते हैं तो अंदर से दाने उसमें काले नज़र आते हैं। तो ये कैलिफोर्निया में पहले बहुत ज़्यादा था, और ये जो आजकल का मौसम है, जब सूखा और हीट ज़्यादा है, इस मौसम में वो ज़्यादा नज़र में आता है। और वो इन्फेक्शन उसका जो होता है, वो जब फूल पूरा खुलता है, तो उस फूल के खुलने के बाद वो अंदर उसी समय चला जाता है, और बाद में वो अंदर जो होता है उस समय वो बढ़ता है। तो इसीलिए जब आपका हार्वेस्टिंग करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जब आप फल खोलते हैं, तो आपको दिखता है कि अंदर से काला है, जबकि बाहर उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो शेड्यूल है, IDI-PM शेड्यूल हम बोलते हैं उसको, उसमें हम बोलते हैं फूल निकलने से पहले और एक स्प्रे ज़रूरी है। उसके बाद 15-15 दिन में, जो आजकल का मौसम है, जैसे कि सितंबर से लेके आप अप्रैल मई तक कह सकते हैं कि 15 दिन में एक स्प्रे लेना है, एक बारी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और एक बारी सिस्टमिक। और जो बारिश का मौसम है, उस समय में आपको क्या करना है, हर हफ्ते के हिसाब से हमने स्प्रे शेड्यूल बनाया है, उस हिसाब से आपको जो बीमारियां आपके खेतों में है, आपको पता है कि पहले भी
आपके पिछले वर्ष में भी ये बीमारी थी, उसका पहले से आपको समाधान करना है, आपको इंतज़ार नहीं करना। तो इसमें जो स्प्रे है, एक कॉपर बहुत अच्छा केमिकल है जो बहुत सारे कवक और जो बैक्टीरिया दोनों को ही चेक करता है, इसलिए हर महीने में एक स्प्रे कॉपर का कर सकते हैं। बाकी जो केमिकल इसमें अच्छे पाए गए हैं उसमें एक है प्रोपिकोनाजोल जो कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। एक है क्लोरोथेनोनिल जो कि 2 ग्राम प्रति लीटर से कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है। ये दोनों स्प्रेज आप अच्छे हैं, पर इनको आप कम से कम 100 दिन पहले ही आपको बंद करना पड़ता है। प्रोपिकोनाजोल और जो आपको बताया क्लोरोथेनोनिल है, ये आप 60 दिन पहले बंद करना पड़ता है। तो इसी हिसाब से आप अगर अल्टरनेट करके एक बारी प्रोपिकोनाजोल, दूसरी वाली क्लोरोथेनोनिल, उसके बाद कार्बेंडाजिम, ऐसे में बहुत सारे केमिकल्स हैं। एक हमारे वेबसाइट पे लिस्ट पड़ी है जिसका नाम है एडहॉक लिस्ट ऑफ एग्रो केमिकल्स, मतलब कि वो केमिकल्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, और कब कितनी डोज पे करना है, कितने दिन पहले उसको रोकना है। तो आपको एक्सपोर्ट के लिए रेसिड्यू फ्री भी मिलेगा और आपकी बीमारियां भी पूरी तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है जिन केमिकल्स का PHI प्री हार्वेस्ट इंटरवल 100 दिन से ज़्यादा है, उसको आपको उसी हिसाब से, आपने लिखा है PHI 100, मतलब कि 100 दिन पहले उसको हार्वेस्टिंग से पहले बंद कर दीजिए। तो जितने दिन उसमें लिखे गए हैं उनको आप ज़्यादा दिन वालों को पहले इस्तेमाल करिए, जिनका PHI कम है उनको आप बाद में इस्तेमाल करिए। फिर आपका सब कुछ करने के बाद भी बीमारी आ गई, फ्रूट स्पॉट आ गया, जो फल पे धब्बे पड़ते हैं, फल सड़ रहा है, वो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हम कहते हैं उसमें आप 2 केमिकल्स को मिक्स करिए, जैसे कि प्रोपिकोनाजोल और क्लोरोथेनोनिल। दोनों को अगर आप मिक्स करके एक स्प्रे लेते हैं और 7 दिन के बाद दूसरा स्प्रे लेते हैं, हो सकता है वो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो या दूसरे डाइफेनकोनाजोल है, तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि पूरे सीज़न में आपको कोई भी स्प्रे 2 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मतलब हर बारी बदल बदल के स्प्रे लीजिए, नहीं तो वो रेजिस्टेंस आ जाता है केमिकल के लिए और फिर बीमारी कंट्रोल नहीं होती। तो अभी आपने अनार पर विशेष रिपोर्ट देखी। इसी के साथ ही खेत खलिहान में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे रबी फसलों के उत्पादन में मृदा परीक्षण के लाभ के बारे में। जी हां, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, इसीलिए मिट्टी की सेहत की जांच करानी बहुत जरूरी है ताकि उसी के अनुसार ही आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सके। आइए देखते इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। किसान भाइयों, जैसा कि इस समय रबी की फसल बुवाई का समय चल रहा है, तो आपको यह जानकारी देना अति आवश्यक है कि रबी की फसल में आप जो फर्टिलाइज़र या उर्वरक की मात्रा प्रयोग करें उसको मृदा परीक्षण के आधार पर ही प्रयोग करें। इसलिए मृदा परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और मृदा परीक्षण के लिए आपको रबी फसल के लिए सबसे पहले आपको उसमें निर्धारित मात्रा, उपलब्ध तत्वों की मात्रा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसमें हमारा मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 मुख्य तत्वों में आते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म तत्व भी होते हैं जिसमें कि जिंक, लोहा और बोरोन, इनका भी निर्धारित मात्रा जानकारी करना अति आवश्यक होता है। तो इसलिए किसान भाइयों, मृदा का नमूने लेने के पश्चात आप नाइट्रोजन, फास्फोरस की निर्धारित मात्रा
मृदा परीक्षण के आधार पर निश्चित कर सकते हैं और उसका प्रयोग आप अपने फसल में अगर करेंगे तो आपको भरपूर उपज प्राप्त होगी और आपकी जो उर्वरा शक्ति है मृदा की वो भी सुरक्षित बनी रहती है। और क्योंकि हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उनकी जो उर्वरक की जो संतुलित मात्रा होनी चाहिए उसमें बिगड़ जाती है और उसके असंतुलित होने के कारण हमारी जो तत्वों की जो उपलब्धता होती है पौधों को वो प्राप्त नहीं हो पाती है। और अधिक नाइट्रोजन के अधिक प्रयोग करने से फसल की पैदावार अधिक हो जाती है, जो कि बाद में जाकर के फसल गिर जाती है, जिससे हमारी 15 से 20% उपज की कमी हो जाती है। और किसान भाइयों, आपको एक और सलाह दी जाती है कि जो रबी की फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, तो उसमें जो भी आपकी संतुलित मात्रा आई है मृदा परीक्षण के आधार पर उसको 3 भागों में बांट लें। पहले भाग को बुवाई के समय खेत में अवश्य डालें। दूसरा और तीसरा जो भाग बचा है उसको पहली सिंचाई पर तो दूसरी सिंचाई पर या 21 दिन या 42 दिन बुवाई से बाद में डालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उस समय 21 दिन बाद हमारे जो किल्ले होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होती है, उसके लिए हमारा नाइट्रोजन की मात्रा होना अति आवश्यक होता है। और किसान भाइयों, नाइट्रोजन की मात्रा को खेत में डालें तो वो जिस समय अधिक धूप हो उस समय नहीं डालना चाहिए, जिससे कि हमारा जो यूरिया का जो वाष्पीकरण होता है वो अमोनिया के रूप में अधिकांश उड़ जाता है। इसलिए शाम के टाइम 4 बजे के आसपास आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने खेत से मृदा के नमूने किस प्रकार से लिए जाएं, मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत में जो आपका समतल खेत हो और 1 एकड़ खेत हो जैसे, तो उसको समतल होना अति आवश्यक होता है। समतल अगर खेत है तो उसमें 10 से 15 जगह पर आप 0 से 15 या 0 से 6 इंच की गहराई से मृदा के नमूने ले सकते हैं। मृदा के नमूने लेने का तरीका है, जैसे आपके पास खुरपी होती है तो खुरपी से आप वी के आकार का एक आकार बनाएं मिट्टी में और उसी वी के आकार से 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक का एक नमूना ले लें। उसको किसी उसमें बर्तन में इकट्ठा कर लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिला लें। उसको मिलाने के पश्चात उसमें से फिर आप मुश्किल से 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक का सैंपल आप किसी पॉलीथीन थैली या कपड़े की थैली में आप रख सकते हैं। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि खेत में जहाँ भी कहीं अगर पत्तियाँ हैं या कहीं गोबर की खाद पड़ी हुई है तो उस जगह से नमूना नहीं लेना चाहिए। अगर आपके खेत में कोई वृक्ष खड़ा हुआ है, पौधा खड़ा हुआ है, तो उसके नीचे से भी सैंपल नहीं लेना चाहिए। और तीसरा एक ये है कि आप मृदा सैंपल लेने के लिए आपको अधिक से अधिक जो मिट्टी का जो समतल होता है जो उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी जो मृदा का नमूना लेने का कोई भी फायदा नहीं होगा। मृदा नमूना को उसके बाद हम प्रयोगशाला में लाते हैं। प्रयोगशाला में मिट्टी का नमूना लेते हैं, जिस पर किसान का नाम, पता तथा खसरा नंबर लिखा रहता है। मिट्टी के नमूने की सबसे पहले बारीक पिसाई करते हैं। मिट्टी की लवणता या क्षारीयता को मापने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मशीन का प्रयोग करते हैं। इससे मिट्टी का ईसी निकालते हैं। इसके लिए 20 ग्राम मिट्टी का नमूना लेते हैं, जिसमें 40 मिलीलीटर पानी मिलाते हैं। ईसी मीटर में मान 0.4 के ऊपर आने से मृदा लवणीय होती है। लवणता के साथ साथ अम्लीयता की जांच भी बेहद जरूरी होती है। मिट्टी की अम्लीयता को पीएच मीटर से निकालते हैं। 20 ग्राम मिट्टी के नमूने को 20 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीएच मीटर में रखते हैं। इस मृदा का मान 8.39 आया है, जो स्वस्थ मृदा का मान है। पीएच का मान 7 से नीचे आने पर मिट्टी अम्लीय तथा पीएच का मान 8.5 से ऊपर आने पर क्षारीय होती है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की मात्रा को ज्ञात करना बेहद जरूरी है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति इस बात पर निर्भर है कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व की संतुलित मात्रा है या नहीं। इसे जानते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से।
10 ग्राम मिट्टी का नमूना लेते हैं, इसमें 20 ग्राम TTPA मिलाते हैं, 2 घंटे शेकर पर हिलाते हैं, इसके बाद फिल्टर करते हैं। निष्कासित द्रव परख नली में डाइल्यूट करते हैं, बाद में इसे एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख देते हैं। ये मशीन कंप्यूटर से जुड़ी होती है जो सीधे सीधे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में जस्ता, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकेल, कोबाल्ट आदि आते हैं। मृदा परीक्षण के पश्चात तत्वों की मात्रा आई है, उसके अनुसार हम एक श्रेणी का प्रयोग करते हैं। कार्बन होती है, उसमें 0.5% से कम है अगर तो वो निम्न श्रेणी में आती है, 0.5 से 0.75 तक रहती है तो वो मध्यम श्रेणी में, 0.75 से अधिक उच्च श्रेणी में। इसी प्रकार नाइट्रोजन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 280 से कम निम्न श्रेणी, 280 से 560 तक मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी में 560 से अधिक होती है। फास्फोरस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 10 से कम निम्न श्रेणी, 10 से 25 मध्यम श्रेणी, 25 से अधिक उच्च श्रेणी में। पोटाश की मात्रा 120 से कम निम्न श्रेणी, 120 से 280 तक मध्यम श्रेणी, 280 से अधिक मात्रा में अधिक श्रेणी में आती है। इसी प्रकार सूक्ष्म तत्वों की मात्रा में मैंगनीज की 2 मिलीग्राम पर केजी, जस्ता की 0.6 मिलीग्राम पर केजी, तांबा 0.2 मिलीग्राम पर केजी, बोरॉन 0.5 मिलीग्राम पर केजी, मोलिब्डेनम 0.1 मिलीग्राम पर केजी की मात्रा, ये हमारी क्रिटिकल लिमिट्स होती है, उससे तय होनी चाहिए। मृदा की जो श्रेणी है वो अगर निम्न में है तो उसमें आप 25 से 50% जो संतुलित मात्रा होती है, जैसे कि गेहूं के लिए संतुलित मात्रा 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो अगर आपकी निम्न श्रेणी में है तो 25 से 50% तक अधिक का प्रयोग करें तो आपकी भरपूर फसल प्राप्त होगी। यदि आपकी ये श्रेणी मध्यम श्रेणी में आती है तो आपको कम या अधिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी संतुलित मात्रा दी है उसी का प्रयोग करें केवल। तो ये था हमारा आज का खेत खलिहान। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आपको जरूर लाभ होगा। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।